हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और थर्ड सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को अभी तक तीसरे यूनिट तक का अध्ययन करा दिया है। हालांकि मैंने दूसरे और तीसरे यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी नहीं कराए हैं, लेकिन मैं आप लोगों का जो क्वेश्चंस है वो जरूर कराऊंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। अभी मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो सिलेबस है हर यूनिट का उसको अध्ययन करा दूं। बाद में जब समय बचेगा तो मैं आप लोगों का क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा। उससे आप लोग का देखिए एक फायदा क्या होगा कि आप लोग जो ये सारी यूनिट पढ़े रहेंगे तो आपका एक साथ रिवीजन हो जाएगा और आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो सिलेबस को पूरा करने का मैंने प्लान बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग आज मुझे आप लोगों का चौथा यूनिट अध्ययन कराना है। और चौथा यूनिट देखिए जैसे आपका क्या है कि कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारक, ये आपका चौथे यूनिट का नाम है। देखिए कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारक, तो कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारकों में आपके इस थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में 5 लोगों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है महात्मा गांधी जी के बारे में, उसके बाद पढ़ना है स्वामी विवेकानंद के बारे में, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उसके बाद आपको पढ़ना है रूसो के बारे में और पढ़ना है जॉन डीवी के बारे में। तो ये 5 लोगों के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इन्हीं लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। जैसा कि देखिए आप लोग महात्मा गांधी जी के बारे में जानते होंगे, लेकिन आप लोग उनके एक ही पक्ष के बारे में जानते हैं। और वो कौन सा पक्ष है कि महात्मा गांधी ने अपने देश की स्वतंत्रता में, आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और उनका जो है अपने देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक विचारक के रूप में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस चीज़ को आज आप लोग इस क्लास में जानेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने अपने देश की शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनके शिक्षा दर्शन का आज की शिक्षा में क्या जो है प्रासंगिक योगदान है। सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू किया जाए आज की आपकी पहली क्लास चौथे यूनिट की। इसलिए देखिए मैंने कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारक पार्ट 1 लिखा, यानी जैसे जैसे आपकी इस यूनिट की क्लास होगी उसमें जो है दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इस तरीके से करके मैं आपका ये यूनिट करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आज की आपकी चौथी यूनिट की पहली क्लास। तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, बीए थर्ड सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र। और थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को आज पढ़ना है चौथा यूनिट। और चौथा यूनिट आपका किस नाम से है, सम प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर, कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारक। तो उन प्रमुख शैक्षिक विचारकों में अभी मैंने आप लोगों को बताया किसके किसके बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, रूसो के बारे में और जॉन डीवी के बारे में। तो इन्हीं लोगों को क्रम से हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा महात्मा गांधी जी के बारे में। और महात्मा गांधी जी के यहाँ हम लोग जीवनी वगैरह के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, इनके पिताजी कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनकी पत्नी का नाम का, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी शिक्षा शास्त्र में। आपको इसमें पढ़ना है कि गांधी जी का अपने देश में या पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान है, एक दार्शनिक के रूप में उन्होंने क्या योगदान दिया है। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी जो हैं वो केवल भारत की स्वतंत्रता संग्राम के नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रमुख शैक्षिक चिंतक यानी प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने योगदान नहीं दिया था, उसके रूप में ही नहीं जाने जाते, बल्कि एक प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक के रूप में भी उनका नाम जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने देखिए शिक्षा को जीवन से जोड़ने और मानव के सर्वांगीण विकास का माध्यम माना। यानी उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है केवल जीवन को बेहतर बनाने के लिए या जीवन को जोड़ने का मार्ग नहीं है, बल्कि वह मानव के संपूर्ण रूप से विकास करने का साधन है। उनकी शैक्षिक विचारधारा भारतीय परंपरा, नैतिकता और जीवन मूल्यों पर आधारित थी। यानी उनकी जो शैक्षिक विचारधारा थी वो पूरी तरह से भारतीय थी और भारतीय आदर्शों पर, नैतिकता पर, परंपराओं पर पूरी तरह से आधारित थी। इसे देखिए हम लोग इस तरीके से नीचे देख सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके तहत हम गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए पहले देख ले हैं गांधी जी की शिक्षा संबंधी परिभाषा क्या, यानी गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा क्या बताई थी। तो उसमें देखिए जब मैं आप लोगों को पहले यूनिट में अध्ययन कराया था, पहले यूनिट में मैंने विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन कराया था, तो उसी में मैंने बताया था कि गांधी जी के अनुसार भी शिक्षा की परिभाषा क्या है
कि हम किसी भी व्यक्ति की या किसी भी मनुष्य के मन, मस्तिष्क और आत्मा का, यानी दिमाग का, शरीर का और आत्मा का सर्वांगीण जो विकास होता है वही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो किसी बच्चे के शरीर की, मन यानी मस्तिष्क की और आत्मा यानी हृदय का, तीनों का सामंजस्यपूर्ण विकास करे, तो वही क्या कहलाती है? शिक्षा। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा ऐसी हो जो किसी व्यक्ति को, किसी बालक को अच्छे तरीके से सोचने की क्षमता जागृत करे, उसके हृदय में किसी की समस्या को, किसी की दुख को, तकलीफ को पहचानने की क्षमता जागृत करे और फिर इन सारी चीज़ों को सोचकर, समझकर फिर उसके लिए कुछ कार्य करने के लिए, यानी अपने हाथों से, अपने शरीर से कोई कार्य करे पढ़ लिख कर, तब जाके कहा जाता है कि शिक्षा ने मनुष्य का सर्वांगीण रूप से विकास किया। देखिए आप लोग बहुत से लोगों को देखते होंगे कि जो किसी की दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को देखते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ करते नहीं। तो ये क्या हो गया कि उनका पूरा विकास सही तरीके से नहीं हुआ। वो इस तरीके से गांधी जी का कहना है कि आपने सही तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं की। देखिए इसका अर्थ देखिए क्या होता है कि गांधी जी कह रहे हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान न होकर व्यवहारिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। यानी शिक्षा आपकी व्यवहारिक भी होनी चाहिए, नैतिक भी होनी चाहिए और आध्यात्मिक जीवन से भी जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा के मुख्य तत्वों को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। गांधी जी की देखिए शैक्षिक विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था बुनियादी शिक्षा, जिसको हम लोग बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक और नाम है नई तालीम। ये नाम देखिए गांधी जी ने दिया था, ये अपने देश में बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा के लिए उन्होंने बताया था। तो गांधी जी ने देखिए बेसिक शिक्षा की जो शुरुआत थी, ये योजना थी, आप लोग से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा योजना शुरू की थी वो कब शुरू की थी? तो कब शुरू की थी उन्होंने? 1937 ईस्वी में गुजरात के वर्धा नामक स्थान पर इस योजना को उन्होंने शुरू किया था और इसको नई तालीम के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इनके अनुसार देखिए कहा गया कि प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा को किसी उत्पादनकारी कार्य, यानी कहा जा रहा है गांधी जी के द्वारा कि प्राथमिक में जब बच्चे पढ़ने लगे तभी से उनको कुछ ऐसा चीज सिखाया जाना चाहिए जो उनको किसी न किसी चीज को बनाने का, तैयार करने का, अपने हाथों से हुनर सिखाए, गुण सिखाए। जैसे उन्होंने क्या कहा कि चरखा चलाना, बुनाई करना, खेती करना, हस्तकला आदि का उपयोग है बच्चों को सिखाया जाए। देखिए इन्होंने ये सब चीज़ें उस समय बताई थी, तो उस समय ये सब चीज़ें चलन में थी, जैसे चरखा चलाना, बुनाई करना, खेती करना, हस्तकला का काम। तो उस समय के अनुसार इन्होंने ये सारी चीज़ें प्राथमिक के बच्चों को बताई थी। आजकल भी देखिए प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो प्रोडक्टिविटी होती हैं, पेड़ पौधे लगाना, कुछ चीज़ें अपने हाथ से बनाना, विभिन्न प्रकार की पेंटिंग बनाना, विभिन्न प्रकार की कलाओं को बनाना। तो इस तरीके से जो इन्होंने ये बात कही थी। और इन्होंने फिर कहा कि शिक्षा जो है आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पैदा करे, यानी शिक्षा इस तरीके से दी जानी चाहिए कि बच्चा क्या है, आत्मनिर्भर बने और आत्मसम्मान हो उसका हो, यानी उसके अपने ऊपर भरोसा हो, अपने ऊपर गर्व करे कि हाँ मुझे पास इस प्रकार का हुनर है, मेरे पास ऐसी स्किल है जिसके दम पर मैं अपने जीवन में बहुत बेहतर कर सकता हूँ। इसके बाद फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास, यानी इनके शिक्षा दर्शन का दूसरा पॉइंट क्या है कि शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए और नैतिक विकास, यानी शरीर से भी स्वस्थ होना चाहिए जो पढ़ने वाला बालक हो चाहे बालिका हो, वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और नैतिक रूप से भी विकसित होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास नहीं है बल्कि अच्छे चरित्र का निर्माण भी है, नैतिक मूल्यों का भी विकास, यानी केवल बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज हो जाना, बुद्धि का विकास हो जाना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि आपका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके नैतिक मूल्य भी बेहतर होने चाहिए, यानी अपने देश के, अपने समाज के, अपने परिवार की जो नैतिक मूल्य हैं उसको भी आपको मानना होगा, उसका पालन करना होगा और उसका संरक्षण करना होगा, तब जाके कहा जाएगा कि आप सही तरीके से शिक्षा प्राप्त किए। देखिए गांधी जी का मानना था कि शिक्षा से बच्चों में सत्य, अहिंसा, अनुशासन, सहयोग और परिश्रम की भावना को विकसित किया जाए, यानी कहने का मतलब है कि उनको केवल किताबें न पढ़ाई जाएं, पहले से बताए गए लोगों के द्वारा चीज़ों को रटाया न जाए, बल्कि उनके अंदर क्या किया जाए, सत्य की भावना, अहिंसा, अनुशासन,
सहयोग और परिश्रम की भावना का विकास किया जाए। उसके बाद फिर देखिए गांधी जी ने अपनी शैक्षिक विचारधारा में एक चीज पर और जोर दिया, और क्या था उन्होंने कहा कि अपने देश के जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, यानी किसी विदेशी भाषा में शिक्षा न दे। इन्होंने ये बात उस समय इसलिए कही थी कि उस समय देखिए अपने देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बहुत बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने ये बात कही थी। देखिए गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि विदेशी भाषा जैसे अंग्रेजी में शिक्षा देने से बच्चे जीवन और समाज से कट जाते हैं। यानी इनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाने से बच्चों को वो अपने समाज से दूर होंगे और अपने जीवन में बच्चे कटे रहेंगे, यानी लोगों से उनका जुड़ाव नहीं होगा, वो अपने आप को अलग मानने लगेंगे। आज भी आप लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो अपने समाज के लोगों से दूरी बनाते हैं और अपने जो है जीवन में वो कटे कटे रहते हैं, बड़ा अलग टाइप के रहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखिए कार्य एवं शिक्षा का समन्वय, यानी उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त करता है तो उस शिक्षा के दम पर उसको बेहतर तरीके से कार्य भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारी डिग्रियां ले ली, लेकिन आपके पास किसी भी कार्य को करने का हुनर नहीं है, आप बेकार बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। तो गांधी जी का कहना ये भी था, यानी आप शिक्षा के साथ साथ कार्य को समन्वित करिए। जैसे देखिए उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाए, यानी ऐसी शिक्षा ना हो कि आप बेरोजगार रहें, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ही है कि आप आत्मनिर्भर हो जाएं, यानी आप अब किसी के ऊपर निर्भर न रहें। उन्होंने देखिए शिक्षा को हाथ, दिमाग और दिल का संतुलित उपयोग करने का मार्ग रास्ता बताया है और माध्यम बताया। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के पास अगर शिक्षा है, सही तरीके से उसने शिक्षा प्राप्त की है, तो उसका देखिए सही तरीके से हाथ भी चलेगा, सही तरीके से दिमाग भी चलेगा और सही तरीके से दिल भी काम करेगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए उन्होंने शिक्षा और समाज के संबंध के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं है बल्कि समाज की सेवा भी करना। यानी उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके या बेहतर शिक्षा प्राप्त करके, अच्छा पढ़ लिख के केवल अपना ही विकास नहीं करना है, बल्कि आप जिस समाज से संबंधित हैं, जिस परिवार से संबंधित हैं, उनका भी विकास करना है, उनके कल्याण के बारे में भी सोचना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ऐसे नागरिक तैयार हों जो समाज में समानता, न्याय और शांति की स्थापना कर सके। यानी उन्होंने कहा कि शिक्षा से ऐसे नागरिकों को तैयार किया जाए, ऐसे निवासियों को बनाया जाए, उनको प्रिपेयर किया जाए, उनको स्किल्ड किया जाए जो समाज में समानता, न्याय और शांति की स्थापना करें। यानी समाज में समानता के लिए कार्य करें, लोगों को न्याय दिलाएं, न्याय की बात करें और शांति स्थापित करें, किसी से किसी भी प्रकार का न कोई विवाद करें, न किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा करें। तो इस तरीके की बात उन्होंने शिक्षा और समाज के संबंध में बताई। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने सर्वांगीण विकास की बात कही। सर्वांगीण विकास के तहत उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि शिक्षा को समग्र विकास का माध्यम बताया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि व्यक्ति को मानवता, श्रमशीलता, आत्मनिर्भरता और सामाजिकता की ओर ले जाना। यानी उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब केवल नए नए ज्ञान नहीं दे देना, तथ्यों को रटा देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अंदर मानवता का विकास, श्रमशीलता का विकास, यानी परिश्रमी हो, मेहनती हो, आलसी ना हो, आत्मनिर्भर हो और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने शिक्षा को बताया। अब देखिए गांधी जी की शिक्षा, इतनी सारी जो बातें बताई उसके अनुसार गांधी जी की शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्यों को करके देखें। यानी इतनी सारी बातें बताई तो उन बातों के आधार पर गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला देखिए उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अच्छे चरित्र का निर्माण, यानी कोई बच्चा है चाहे बच्ची है, अगर पढ़ी लिखी अच्छी तरीके से है, उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है तो उसका चरित्र बहुत बेहतर होगा। दूसरा देखिए उन्होंने उद्देश्य क्या बताया कि सत्य और अहिंसा की भावना, यानी अच्छे तरीके से पढ़े लिखे लोगों के अंदर सत्यता की भावना रहेगी और वो हमेशा अहिंसा पे विश्वास करेंगे, किसी भी प्रकार की हिंसा उनसे नहीं होगी। इसके अलावा देखिए तीसरा उद्देश्य उन्होंने क्या बताया, श्रम और आत्मनिर्भरता, यानी कार्य करना, मेहनत करना और अपने दम पर खुद से आत्मनिर्भर बनना, किसी के ऊपर निर्भर न रहना। इसके बाद फिर देखिए अगला उद्देश्य उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीयता और समाज सेवा, यानी उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, अपने देश के प्रति समर्पण, लगाव, प्रेम की भावना होनी चाहिए और समाज सेवा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद देखिए उन्होंने पांचवा उद्देश्य क्या बताया कि सामाजिक समानता और सहयोग की भावना,
यानी समाज में हमेशा समानता की भावना के साथ रहना और लोगों का हमेशा सहयोग करना। अगर कोई समस्या में है, कोई कठिनाई में है, कोई विपत्ति में है तो उसका क्या करना, सहायता करना, हेल्प करना। समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को मान्यता नहीं देना। अब देखिए गांधी जी के जो शैक्षिक सिद्धांत थे, इनकी देखिए विशेषताएं क्या है। इन्होंने जितने शैक्षिक सिद्धांत बताए उनकी विशेषता देखिए। सबसे पहले विशेषता क्या है कि उन्होंने कहा कि शिक्षा सस्ती और सभी के लिए समान होनी चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो सस्ती होनी चाहिए, यानी कम पैसे वाली होनी चाहिए, कम खर्च होने वाली होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए और सबके लिए कैसी होनी चाहिए, समान तरीके से। यानी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, ना तो जाति के आधार पर, ना तो धर्म के आधार पर, ना तो अमीर गरीब के आधार पर, यानी सबको एक समान शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद फिर देखिए दूसरी विशेषता इनके क्या सिद्धांत की है कि पुस्तक केंद्रित शिक्षा की बजाय अनुभवात्मक शिक्षा होनी चाहिए। यानी गांधी जी का कहना था कि पूरी तरह से जो शिक्षा होनी चाहिए पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, किताबों से पूरी तरह से जुड़ी होनी नहीं चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, अनुभव के आधार पर कुछ सिखाकर, कुछ बताकर तब उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। जिससे क्या होगा कि बच्चा आगे भविष्य में जब बड़ा होगा तो अपने से कुछ चीज़ों को करने के योग्य होगा। अगर पूरी तरह से किताबों को ही रटाया जाएगा, किताबों को ही पढ़ाया जाएगा तो बाद में वो सारी चीज़ों को खुद से करने में असफल हो जाएगा और असमंजस महसूस करेगा। इसके अलावा देखिए अगली विशेषता, शिक्षा व्यवहारिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ से उसकी जुड़ी होनी चाहिए। व्यवहारिक जीवन में शिक्षा से कुछ न कुछ वो उपयोग करके काम कर सके, कुछ अर्जित कर सके, अपना जीवन यापन चला सके, इस तरीके की होनी चाहिए। इसके बाद फिर देखिए नैतिकता और आध्यात्मिक शिक्षा का आधार होना चाहिए। यानी कहा उन्होंने कि नैतिकता और आध्यात्मिकता जो है उसके शिक्षा का आधार होना चाहिए। यानी अपने देश के जो मूल्य हैं, अपने देश के जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको भी शिक्षा के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए, शिक्षा के साथ जोड़ के चलना चाहिए। तो इस तरीके की बात उन्होंने अपनी विशेषता। अब देखिए गांधी जी की शिक्षा की जो विचारधारा है उसकी प्रासंगिकता क्या है आज के संदर्भ, यानी वर्तमान में गांधी जी के द्वारा बताए गए ये जो शिक्षा संबंधित विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है। तो देखिए आज के समय में जब शिक्षा अधिकतर नौकरी पाने तक सीमित हो गई, यानी आजकल देखिए कि ज़्यादातर लोग शिक्षा इसीलिए पाना चाहते हैं कि शिक्षा हासिल करके उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने लगें। उस समय भी देखिए गांधी जी की शिक्षा का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाना है। यानी ये चीज़ हमें अभी भी याद दिलाता है कि शिक्षा प्राप्त कर कर हम केवल भौतिक चीज़ों को संग्रहित करने के ऊपर ध्यान न दें, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के ऊपर ध्यान न दें, बल्कि क्या करें कि एक बेहतर इंसान बनने का भी प्रयास करें। देखिए इन्होंने कहा कि स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, मोरल वैल्यू, मदर टंग लर्निंग और लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन की चर्चा आज भी गांधी जी के विचारों को प्रासंगिक बनाती है। यानी आजकल की शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से लोग कहते हैं कि कौशल आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा दी जानी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और लाइफ ओरिएंटेड यानी जीवन को जोड़ने वाली, जीवन से संबंधित जीवनोपयोगी शिक्षा जो होनी चाहिए, उस तरीके की शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें जो आजकल कही जाती हैं ये गांधी जी के विचारों से ही जुड़ी हुई हैं। अब देखिए गांधी जी के इस शैक्षिक विचार का हम लोग प्रासंगिक अर्थ देख लेते हैं, यानी निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए गांधी जी शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। उनके लिए शिक्षा का अर्थ देखिए क्या था कि जीवन जीने की कला सिखाना, चरित्र और नैतिक मूल्यों का विकास करना, श्रम और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक तैयार करना। इसलिए उन्हें एक महान शैक्षिक चिंतक माना जा सकता है। यानी इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने गांधी जी के शैक्षिक विचार के बारे में पढ़ा। अब देखिए गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है उसके बारे में देखिए एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे संबंधित बड़े प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक एजुकेशन या नई तालीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए तो है ही, ये बहुत सारी और भी परीक्षाएं होती हैं जिसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको एक बार अलग से देख लेते हैं। देखिए गांधी जी ने जो ये बेसिक एजुकेशन या नई तालीम व्यवस्था शुरू करी थी, जिसको बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये देखिए कहाँ पर शुरू की गई थी।
गुजरात के वर्धा नामक स्थान पर एक अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन हुआ था, जिसमें इसको अपनाया गया। और यह सम्मेलन देखिए कब हुआ था, 1937 ईस्वी, यानी आज़ादी से पहले। इसकी देखिए पृष्ठभूमि देख लेते हैं। देखिए पृष्ठभूमि क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पुस्तकी ज्ञान पर आधारित थी और भारतीय छात्रों को जीवन और समाज से काट देती थी। यानी इसको लाने का उद्देश्य क्या था कि उस समय जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था अपने देश में चल रही थी वो पूरी तरह से पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित थी, यानी वास्तविक रूप से स्टूडेंट को उनके जीवन से और समाज से वो जोड़ने का काम नहीं करती थी, बल्कि उसको दूर करने का काम करती थी। तो इसी के लिए देखिए गांधी जी ने 1937 ईस्वी में वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में अपनी बेसिक एजुकेशन की योजना प्रस्तुत की। और इसका उद्देश्य था कि ऐसी शिक्षा देना जो बच्चों के हाथ, दिमाग और दिल का समान रूप से विकास करे। यानी इसके बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि गांधी जी ने क्या कहा था कि शरीर का, मस्तिष्क का और हृदय का, तीनों का समान रूप से विकास होना चाहिए। यही सच्ची शिक्षा का अर्थ है। अब देखिए नई तालीम के अंतर्गत यानी बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत गांधी जी के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे। देखिए पहला इसके अंतर्गत सिद्धांत था कि कार्यमुखी शिक्षा दी जाए, यानी क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन दिया। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि विद्यालय में किसी न किसी उत्पादक कार्य को, यानी बच्चों को जब विद्यालय में पढ़ाया जाए तो किसी न किसी प्रोडक्टिव वर्क को उनको सिखाया जाए, जिसमें चरखा काटना, बुनाई करना, बढ़ईगिरी करना, खेती करना, हस्तकला आदि, इन सारी चीज़ों को सिखाया जाए और उसको शिक्षा के साथ साथ इसका अभिन्न अंग बनाया जाए। इससे देखिए उन्होंने बताया क्या होगा कि बच्चों में श्रम का सम्मान और आत्मनिर्भरता विकसित हो। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए दूसरी बात इनकी मातृभाषा में शिक्षा थी, यानी बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत इनको दूसरी बात इन्होंने क्या की कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए। ऐसी बात गांधी जी के द्वारा कही गई। उन्होंने विदेशी भाषा विशेषकर अंग्रेजी केवल उच्च शिक्षा स्तर पर पढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपने देश में अगर कोई स्टूडेंट उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वो अंग्रेजी भाषा में पढ़ सकता है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा उसको मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। इसके अलावा देखिए उन्होंने शिक्षा की निःशुल्क और अनिवार्य व्यवस्था की बात कही। उन्होंने कहा कि अपने देश में जो 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, यानी सभी लोगों को शिक्षा दी जाए। और किस तरीके से दी जाए, अनिवार्य और निःशुल्क। इसके बाद फिर देखिए इन्होंने नई तालीम के अंतर्गत क्या कहा। उन्होंने कहा कि पुस्तक केंद्रित नहीं बल्कि जीवन केंद्रित शिक्षा दी जाए बच्चों को। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित ना होकर व्यवहारिक जीवन, समाज और प्रकृति से जुड़ी होनी चाहिए, यानी शिक्षा जो है उनके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए, उनके सोसाइटी से, समाज से जुड़ी होनी चाहिए और नेचर से जुड़ी होनी चाहिए। बच्चों को देखिए अनुभवात्मक अधिगम यानी लर्निंग बाय डूइंग कराया जाए, यानी उनको जो कुछ भी सिखाया जाए उनको खुद से करा के सिखाया जाए, यानी सब कुछ टीचर ही उसको न बताए, सब कुछ टीचर ही न रटाए, बल्कि उनको खुद से करवाए। इससे क्या होगा कि उनको जो चीज़ अपने से करने आ जाएगी फिर वो उसको अपने जीवन में उपयोग करेंगे। इसके बाद फिर देखिए उन्होंने आत्मनिर्भरता और आर्थिक सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, यानी विद्यालय में उत्पादनकारी कार्य कराया जाएगा, उससे विद्यालय की कुछ आय भी हो सके ताकि शिक्षा आर्थिक रूप से बच्चा क्या बने, आत्मनिर्भर। यानी उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों से कुछ बनवाया जाए, उनसे कुछ नए कार्य कराए जाएं, जिससे क्या होगा कि विद्यालय की कुछ आय भी हो जाएगी और बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा निकल जाएगा और विद्यालय का भी कुछ न कुछ काम हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। उसके बाद फिर देखिए उन्होंने अपने इस नई तालीम और बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत सर्वांगीण विकास की बात की। अभी देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इसको जब आपको अलग से लिखने के लिए आएगा कि गांधी जी की बेसिक शिक्षा की क्या क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, तो इसको आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए तो इन्होंने इसमें सर्वांगीण विकास की बात कही। उन्होंने कहा शिक्षा का लक्ष्य केवल बौद्धिक इंटेलेक्चुअल नहीं बल्कि शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास भी होना चाहिए। यानी शिक्षा का मतलब केवल नए नए ज्ञान प्राप्त करना, अपनी बुद्धि का विकास करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने शरीर का भी विकास करना चाहिए, नैतिक विकास भी करना चाहिए, आध्यात्मिक विकास भी करना चाहिए और सामाजिक विकास भी करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इनकी इस वर्धा शिक्षा योजना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखिए क्या है। तो पहली विशेषता देखिए क्या निकल के आ रही है कि शिक्षा का माध्यम इनके अनुसार क्या होना चाहिए, मातृभाषा। दूसरी विशेषता देखिए क्या है कि इन्होंने शिक्षा की जो अवधि है वो 7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही।
यानी कहा गया कि अपने देश में 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाए और मुफ्त में दी जाए। फिर देखिए तीसरी विशेषता क्या है, इन्होंने प्रत्येक विद्यालय में उत्पादनकारी कार्य शामिल करने की बात कही। यानी इन्होंने कहा कि हर स्कूल में, हर विद्यालय में बच्चों से कुछ न कुछ प्रोडक्टिव कार्य कराया जाए, उनसे कुछ न कुछ नई चीज़ें बनवाई जाएँ। इसके बाद फिर देखिए अगली विशेषता इसकी क्या है, इन्होंने शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो चरित्र निर्माण और समाज सेवा बताया। पांचवा देखिए विशेषता इसका क्या है कि शिक्षा सभी के लिए सस्ती होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। और अगली विशेषता देखिए क्या है, इन्होंने कहा शिक्षा के 3 आयाम, हाथ यानी कौशल, दिमाग यानी ज्ञान और दिल यानी नैतिकता, तीनों का बराबर विकास होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इनकी इस नई तालीम का लाभ क्या है, यानी जो नई तालीम वाली इन्होंने विचारधारा दी थी, इसका लाभ क्या है। तो देखिए इससे पहला लाभ क्या है कि यह बच्चों को आत्मनिर्भर और व्यवहारिक जीवन जीने के लिए तैयार करती है। इससे श्रम का सम्मान बढ़ता है, शिक्षा और समाज के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है, इससे राष्ट्रीयता और स्वदेशी भावना को बढ़ावा मिलता है। तो ये इसके लाभ है। ठीक, अब देखिए इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, यानी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस देखिए क्या है कि इसे व्यवहार में पूरी तरह से लागू करना उस समय भी कठिन था और वर्तमान में भी कठिन है। दूसरी सीमा क्या है कि उत्पादनकारी कार्य से विद्यालय की आर्थिक जरूरतें पूरी करना व्यवहारिक नहीं हो पाया। यानी इन्होंने कहा कि बच्चों से कुछ प्रोडक्टिव वर्क कराया जाए, उनसे कुछ सामान बनवाया जाए और उसको बेचकर विद्यालय की आर्थिक जरूरतें पूरी की जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। बच्चे ऐसा क्या बनाएंगे जिससे विद्यालय को आमदनी हो। बच्चे जो चीज़ भी बनाएंगे वो चीज़ पूरी तरह से बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत परफेक्ट नहीं होगी, तो इसको बाजार में बेचने से बहुत ज़्यादा मूल्य दाम वगैरह नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर देखिए औद्योगिकरण और आधुनिक विज्ञान तकनीक के युग में केवल हस्तकला आधारित शिक्षा अपर्याप्त लगती। यानी कहा गया आजकल जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, तो आजकल के इस टेक्नोलॉजी के, विज्ञान के युग में, औद्योगिक युग में केवल हाथ से बनी चीज़ों के आधार पर शिक्षा को पूरी तरह से कारगर नहीं माना जा सकता। क्योंकि देखिए आजकल बहुत से लोग हाथ से बनी चीज़ों को नहीं खरीदते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज़ें, बड़े बड़े उद्योग धंधों में बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से जो है पर्याप्त नहीं है, ये अपर्याप्त लगती है। ठीक, तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस। अब देखिए इनकी इस नई तालीम वाली व्यवस्था इन्होंने बताई थी, तो इसकी देखिए क्या प्रासंगिकता है। तो देखिए आज की शिक्षा व्यवस्था में भी गांधी जी की नई तालीम जो है बहुत ही प्रासंगिक है। ठीक है, जैसे इन्होंने स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस और वैल्यू एजुकेशन जैसे सिद्धांत जो है आजकल वास्तव में गांधी जी की शिक्षा दृष्टि से ही प्रेरित है। अब देखिए उसी तरीके की स्किल्ड बेस्ड टीचिंग आजकल नहीं करी जाती है, एजुकेशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी देखिए आजकल बच्चों को बहुत से ऐसे स्किल्ड कोर्स हैं जो कराए जाते हैं, जैसे ITI, पॉलीटेक्निक। इसमें देखिए क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स है। बहुत से बच्चे देखिए स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, बहुत से बच्चे कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। तो इस तरीके से कहा जाए कि उनके अंतर्गत किसी न किसी भी प्रकार के प्रोडक्टिव वर्क को कराया जाता है। ठीक है, तो जो आज की देखिए वर्तमान में नई शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति में भी देखिए गांधीवादी शिक्षा दर्शन की झलक दिखाई देती है। ठीक, कैसे दिखाई देती है, आप लोगों ने देखा होगा कि अपने देश में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की बात कही गई है और सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा जो है कक्षा 8 तक दी जाती है। और सरकार का पूरा प्रयास है कि अपने देश के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो, किसी को भी अशिक्षित नहीं रहने दिया जाए। ये सारी बात गांधी जी ने पहले अपनी जो नई तालीम और बेसिक एजुकेशन वाली जो योजना थी उसमें कही थी, तो सरकार भी उसी को प्रासंगिक बनाने के लिए बहुत तेजी से कार्य कर रही है और इसको लक्ष्य बना के रखा गया है कि भारत का कोई बच्चा जो है शिक्षा से अधूरा ना रहे। ठीक है, अब देखिए इनकी नई तालीम का क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। गांधी जी की जो ये नई तालीम या वर्धा शिक्षा योजना है, इसका मूल उद्देश्य देखिए क्या था कि शिक्षा को जीवन से जोड़ना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और चरित्रवान नागरिक तैयार करना। यानी इनकी इस शिक्षा योजना का 3 सबसे बेसिक जो है पर्पस था, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप देखिए गांधी जी की जो ये नई तालीम या गांधीवादी शिक्षा थी, इसको पारंपरिक शिक्षा से तुलना करके देख लेते हैं। यानी पारंपरिक जो शिक्षा, ट्रेडिशनल एजुकेशन, और गांधी जी की जो बेसिक या नई तालीम स्कीम वाली योजना थी, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है।
तो सबसे पहले देखिए इसका उद्देश्य के आधार पर देख लेते हैं अंतर। तो देखिए जो पारंपरिक और औपनिवेशिक शिक्षा थी यानी अंग्रेजों के काल की, उसके देखिए उद्देश्य में क्या था कि नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, प्रशासनिक सेवाओं के लिए योग्य बनाना। या उस समय की जो पारंपरिक शिक्षा थी उसका मकसद क्या था कि किसी को अच्छे तरीके से पढ़ के नौकरी प्राप्त करा देना, परीक्षा में पास करा देना, ज़्यादा नंबर दिला देना, या किसी प्रशासनिक सेवा के लिए योग्य बना देना। और गांधी जी की नई तालीम का उद्देश्य क्या था कि सर्वांगीण विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना और चरित्र का निर्माण, यानी उसका उद्देश्य एकदम अलग था। उसके बाद देखिए माध्यम के आधार पर अंतर देख लेते हैं कि अंग्रेजी भाषा पर आधारित थी उस समय की औपनिवेशिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, लेकिन गांधी जी की मातृभाषा में शिक्षा देने की बात थी। इसका देखिए उस समय की परंपरागत शिक्षा का केंद्र क्या था, पुस्तकीय ज्ञान यानी बुक सेंटर्ड एजुकेशन था। यहाँ पर इनकी नई तालीम या बेसिक एजुकेशन का देखिए क्या था, सेंटर वर्क ओरिएंटेड, यानी यह कार्योन्मुखी शिक्षा पर जोर था। इसकी प्रकृति देखिए कैसी थी, प्रकृति के आधार पर अंतर क्या था कि ये सैद्धांतिक और रटंत पद्धति पर आधारित थी और ये गांधी जी वाली व्यवहारिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए इसका जो दृष्टिकोण था केवल बौद्धिक विकास पर था। इनका दृष्टिकोण शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास करना था, यानी इनका दृष्टिकोण और भी बेहतर था। इसके अलावा देखिए पारंपरिक या औपनिवेशिक शिक्षा में श्रम की भूमिका क्या थी कि शारीरिक श्रम को निम्न दर्जे का माना गया, यानी उस समय जो लोग शारीरिक श्रम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, उनको निम्न माना जाता था, उनको उपेक्षा के नज़र से देखा जाता था। और इनकी शिक्षा में श्रम को सम्मानजनक और आवश्यक माना गया। फिर देखिए आर्थिक दृष्टि से उस समय की जो पारंपरिक और औपनिवेशिक शिक्षा थी वो कैसी थी, देखिए महंगी शिक्षा थी, केवल अमीर वर्ग के लिए सुलभ थी, यानी उस समय की शिक्षा जो थी अंग्रेजों वाली वो किसके लिए थी, अमीरों के लिए थी और बहुत महंगी हुआ करती थी। गांधी जी की देखिए ये नई तालीम वाली सस्ती मुफ्त शिक्षा और सभी के लिए सुलभ थी। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए अगला है कि अनुभव का महत्व, यानी अनुभव का महत्व पारंपरिक या औपनिवेशिक शिक्षा में क्या था, ये अब अनुभव से बहुत दूर थी। इसमें केवल किताबों पर आधारित ज्ञान को दिखाया जाता था, पढ़ाया जाता। ये देखिए पूरी तरह से अनुभवात्मक अधिगम पर जोर देती, यानी अनुभव के आधार पर सीखने पर जोर दिया जाता। इसका देखिए समाज से संबंध क्या था, यह समाज और जीवन से पूरी तरह से कटी हुई होती थी, केवल व्यक्तिगत उन्नति पर जोर दिया जाता था। यहाँ गांधी जी के द्वारा जो बताई गई शिक्षा थी, यह समाज सेवा, सहयोग और राष्ट्रीयता पर जोर देने वाली शिक्षा थी। आयु सीमा देखिए यहाँ अनिवार्य शिक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 से 14 वर्ष तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की बात कही गई। इसका परिणाम देखिए क्या है, परिणाम के आधार पर यह पाश्चात्य जीवन शैली की ओर आकर्षण और बेरोजगारी की ओर ले जाने वाली, यानी ये शिक्षा जो थी पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता को तरफ आकर्षित करती थी और इससे बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं मिलता था, बल्कि लोग बेरोजगार ज़्यादा रहते थे। इस प्रकार की शिक्षा, गांधी जी की शिक्षा जो थी वो देखिए आत्मनिर्भर नागरिकों को तैयार करती थी, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और सामाजिक समानता की भावना का विकास करती। तो एक तरीके से देखा जाए कि गांधी जी की जो वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम योजना या बेसिक शिक्षा योजना जो थी वो पारंपरिक और औपनिवेशिक शिक्षा से काफ़ी बेहतर थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको डिफरेंस भी लिखने के लिए आ जाए तो भी आप लिख सकते हैं, या नई तालीम, बेसिक एजुकेशन या वर्धा शिक्षा योजना, इस तरीके से कुछ भी लिख के प्रश्न में आएगा तो उसका उत्तर आप इसको ऐसे ही अच्छे तरीके से लिख के अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब गांधी जी की जो ये नई तालीम योजना थी इसका सारांश समरी देख लेते हैं एक बार, कि गांधीवादी जो नई तालीम पारंपरिक अंग्रेजी शिक्षा से बिल्कुल भिन्न थी। जहां औपनिवेशिक शिक्षा नौकरी और शासकीय कार्यों तक सीमित थी, वहीं गांधी जी की शिक्षा जीवन आधारित, श्रम सम्मानित, मातृभाषा केंद्रित और आत्मनिर्भरता पर आधारित। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने गांधी जी के शैक्षिक विचारों को, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन को, गांधी जी की बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, वर्धा योजना, जो भी नाम से आप कहें उसके बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल से पॉइंट के साथ, हेडिंग के साथ देखा। फिर इनकी विशेषताओं को देखा, इनकी कुछ लिमिटेशंस को देखा, तो इनके उद्देश्यों को देखा, सारी बातों को हम लोगों ने गांधी जी से संबंधित देख ली। उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने
जो उस समय की पारंपरिक और औपनिवेशिक शिक्षा थी और गांधी जी की वर्धा योजना वाली जो शिक्षा थी उसके बीच में डिफरेंस देख लिया। तो इस तरीके से आपका जो गांधी जी से संबंधित शैक्षिक दर्शन से जो भी रिलेटेड टॉपिक था उसको हमने बेहतर तरीके से अध्ययन किया और मैंने आप लोग को समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। यदि इसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। मैं आप लोगों का पूरा हेल्प करने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने देखिए मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो महत्वपूर्ण शैक्षिक विचारक हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।